हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू सक्सेस एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जैसे कि हम लोग पहला लेक्चर में मैं दो टॉपिक पे बात किया था, जो कि पहला टॉपिक था सोर्सेस एंड फील्ड और सेकंड टॉपिक था ओस्टोड एक्सपेरिमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और सेकंड टॉपिक है हमारा बीएसएल, जिसको बोलते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोर्सेस एंड फील्ड, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो क्या प्रोड्यूस होता था, वहां पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होता था तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता था। ओके, जब चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता था, जैसे कि हम लोग एक्सेलरेट कर देते थे, डायरेक्शन में चेंज, उसका स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, स्पीड डिक्रीज कर देंगे, तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सोर्सेस एंड फील्ड में इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और सेकंड टॉपिक था हमारा ओस्टोड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वायर में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो वो सराउंडिंग स्पेस में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल। मैग्नेट होता है जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल के पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन इट्स इन्फ्लुएंस। जहां पे भी मैग्नेट का असर देखा जाए, इन्फ्लुएंस मतलब इसका असर देखा जाए, यहां पे लिखा क्या हुआ है, ए मैग्नेट विद इन इट्स इन्फ्लुएंस। मैग्नेट का जहां भी असर देखा जाएगा, कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या है, एक सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज, उसके पास क्या होगा, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होगा ना। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स इज डिनोटेड बाय बी। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो से दिखाएंगे ना। इट एसआई यूनिट इज टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक, सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का गॉस होता है, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 टेस्ला क्या होता है। 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 के पावर 4 गॉस। 10 के पावर 4 गॉस होता है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 के पावर 4 गॉस। ठीक है, 10 के पावर 4 गॉस। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ओस्टोड एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने सराउंडिंग स्पेस में क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। पढ़े थे ना। तो यहाँ पे हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ का स्टडी क्यों करेंगे। सबसे पहला बात जानना जरूरी है कि बायोट-सेवर्ट लॉ को हम लोग स्टडी क्यों करेंगे, कुछ तो रीजन होगा। तो इसका रीजन यह है कि हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ का स्टडी करके यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो अपने सराउंडिंग स्पेस में क्या मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। कितना बनाएगा, कुछ तो अमाउंट होगा। उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे किसका, बायोट-सेवर्ट लॉ का। तो देखिए, बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है। बायोट-सेवर्ट लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट का। ठीक है, इसको हम लाइन अप कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी। डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। बी हम लोग बी, कैपिटल बी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। चलो, जो हमारा dB है क्या है, हमारा यहाँ पे जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट I क्या है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहां तक देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट dB। dB क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का, ठीक है। करंट I क्या है, हमारा करंट है। द एलिमेंट dl, साथ ही साथ जो हमारा dB है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dl लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। dl के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साथ ही साथ जो यहाँ पे dB है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, dl लेंथ का है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ पे जो dB है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, साइन थीटा है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस का। जो dB है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। चलो इसको यहां पर समझते हैं। एक वायर लेते हैं, एक वायर लेते हैं, एक वायर लेते हैं, इस वायर में करंट को हम फ्लो करा रहे हैं। करंट क्या है हमारा, I है, I करंट है, I करंट है। इतना समझ में आया, जो इक्वेशन हम बनाए समझ में आया। चलो एक बार फिर बताते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट का, ठीक है। तो dB क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट का। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। प्रोपोर्शनल टू करंट I, द एलिमेंट dl, साथ ही साथ ये dl लेंथ का भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl, इक्वेशन 2 मान लिए। और देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो dB है वो इनवर्सली है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, r का स्क्वायर है, r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है। और यहाँ पे dB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा का। तो देखो हमारे पास एक वायर है, जैसे कि देखो ये हमारे पास क्या है, एक वायर है ना, एक वायर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जब एक वायर में हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यस या नो कमेंट बॉक्स में बोलिए। हमारे पास एक वायर है, इस वायर में हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, पूरा वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आप लोगों का आंसर होगा यस बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ओस्टोड एक्सपेरिमेंट में पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि एक वायर में जब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो अपने सराउंडिंग स्पेस में क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। तो हम इस वायर में करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो करंट को फ्लो करा रहे हैं तो अपने सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। हमको एक पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पी पॉइंट पे हमको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर का, ठीक है। तो इस पूरे वायर का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, पूरे वायर का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटा सा इस वायर का एलिमेंट्स ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएल, ठीक है, डीएल बोलेंगे। हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। तो हम इसको डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट लिए है जिसको क्या बोले हैं, डीएल। डीएल क्या है हमारा, यहाँ पे डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और हम यहां पे डीबी लेते हैं, डीबी, डीबी, डीबी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डीबी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। मैंने क्या किया, एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगा तो अपने सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, बनाएगी ना, ठीक है।
तो एक पी पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक छोटा सा वायर का एलिमेंट, जैसे कि देखो हमारे पास एक इतना बड़ा वायर है ना, पूरा वायर में क्या हो रहा है, इस पूरा वायर में करंट फ्लो हो रहा है। हमको इस वायर के बगल में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पी पॉइंट पे। तो इस पूरे वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट इसमें ले लिए, जैसे कि ये वायर है, ये वायर है ना, यहाँ पे हम साइन कर दिए और यहाँ पे हम साइन कर दिए। इस छोटा सा एलिमेंट्स के हम एक पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो एक वायर लिए और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसको हम बोल रहे हैं डीएल। ठीक है, डीएल बोल रहे हैं। पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। आर यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, एंगल होगा जिसको हम थीटा मानते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट से पी पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। तो हमारा जो यहाँ पे आइडियल है, क्या है, आइडियल है वो क्या है, एलिमेंट्स, करंट एलिमेंट्स है। क्या है, करंट एलिमेंट्स है, क्योंकि पूरा एक करंट जिससे फ्लो हो रहा है वायर में उसका एलिमेंट्स लिए है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, करंट एलिमेंट्स। अब हम लोग यहां से समझ गए कि पी पॉइंट में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो लिखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होगा। जब हम ऐड कर देंगे कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन को, तो क्या होगा, यहाँ पे dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया कि नहीं। dv है, हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं चारों इक्वेशन को। हमारे पास टोटल इक्वेशन कितना है, 4 है। तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I करंट का है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl लेंथ का है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साथ ही साथ किसका है, साइन थीटा। और यहाँ पे जो dv है मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक, तो यहाँ पे dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सारे को क्या ऐड कर दिया, I dl साइन थीटा, नीचे क्या है, डिवाइड में आर स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, dv इज इक्वल्स टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक क्या है, कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा छोटा सा एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकला। क्या निकला, छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो क्या आया, एक कांस्टेंट आया जिसको बोलेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट्स के लिए क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकला, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट होती है उसकी वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट, जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, क्या, एप्सिलॉन नॉट, उसको हम लोग क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ते थे ना। यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू नॉट को बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया? हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, क्या, एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे हमारा म्यू नॉट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो अब हम लोग जानेंगे कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू को पुट करेंगे ना। तो जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग यूनिट देख लेंगे इसका, म्यू नॉट का ऐसा यूनिट्स क्या होगा। ओके, नोट करो इसको, बायोट सेवर्ट लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को 2 मिनट के अंदर नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय म्यू नॉट के वैल्यू को पुट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जो म्यू नॉट की वैल्यू है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि जो म्यू नॉट होती है उसकी यूनिट्स क्या होती है, क्योंकि यूनिट्स भी तो लिखना है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ म्यू नॉट। ओके, चलिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ म्यू नॉट, यूनिट ऑफ म्यू नॉट according to BSL, according to BSL शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। BSL को क्या बोलेंगे हम लोग, BSL को क्या बोलेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है बायोट सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर लेंथ, यहाँ पे एक लेंथ से एक लेंथ कटेगा, मीटर से मीटर, ठीक है। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा। आई डीबी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता था, टेस्ला होता था ना। तो डीबी का क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। म्यू नॉट की हमको क्या निकालना है, यूनिट। ओके, 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। साइन थीटा क्या है, एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो म्यू नॉट का हमको क्या निकालना है, यूनिट्स निकालना है। आई क्या है हमारा, एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे एम बच जाएगा ना, तो म्यू नॉट बाई ए, तो हमको म्यू नॉट निकालना है ना, ये डिवाइड में एम है, मल्टीप्लाई में जाएगा टी एम, डिवाइड में ए आएगा। हमको क्या निकालना है, म्यू नॉट का यूनिट। तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू टी एम ए इनवर्स, ठीक। हमारा क्या आएगा म्यू नॉट का, म्यू नॉट का यूनिट क्या आएगा, टी एम ए इनवर्स, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को
दो टॉपिक समझ में आया होगा पूरे अच्छे से, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बायोट सेवर्ट लॉ। तो अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड सोर्सेस एंड फील्ड, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो लेक्चर है वो टोटल इतना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों लेक्चर के अकॉर्डिंग जितनी भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एग्जामिनेशन में, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन को हम लिख के लाए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज किए होंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि एम्स में पूछा गया है। कहां पे पूछा गया है, एम्स 2009 में। देखते हैं। एजर्सन में बोला गया है, ए चार्ज वेदर ए चार्ज a charge whether stationary a charge whether stationary or in motion is source of magnetic field. Motion is sources of magnetic field. Magnetic field. Magnetic field. क्वेश्चन को थोड़ा एक बार मिला लेते हैं, गलत तो नहीं है। चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन इज द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और रीजन में लिखा गया है, रीजन है हमारा, रीजन है ए मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए मूविंग चार्ज इज a moving charge is source of magnetic field. Sources of magnetic field. Magnetic field. Sources of magnetic field. Sources of magnetic field in the surrounding space. In the surrounding space. Surrounding space. Option number A. Option number A. If both assertion and reason. If both assertion and reason. Both assertion and reason. If both assertion and reason are true, are true, are true, are true, and reason is the and reason is the correct explanation correct explanation of assertion A.
ऑप्शन बी है इफ बोथ एजर्सन एंड रीजन, इफ बोथ assertion and reason, assertion and reason are assertion and reason are true, true, but reason is not, reason is not correct explanation, correct explanation of, correct explanation of assertion, assertion. ऑप्शन नंबर सी है if assertion is true, if assertion is true but reason is false. डी ऑप्शन है if reason is true, reason is true but assertion is false. एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है। हम लोग जब पढ़ रहे थे सोर्सेस एंड फील्ड, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी एंड डी। एजर्सन में बोला गया है ए चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन रिसोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? एजर्सन में बोला कि क्या जब चार्ज स्टेशनरी मतलब जब रेस्ट में रहेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहां पे? रीजन में बोला गया कि ए मूविंग चार्ज इज सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज मूव करेगा तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? यही क्वेश्चन बोलना चाहता है। अब आप लोगों को बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वहां पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। हम लोग तो यही पढ़ा है ना कि जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो वहां पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो वहां पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे रीजन में क्या लिखा गया है, ए मूविंग चार्ज इज सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा चार्ज मूव करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सही है ना। मतलब आर मतलब क्या है? रीजन। मतलब आर क्या है हमारा? ट्रू है। रीजन क्या है? ट्रू है। ट्रू। एजर्सन में बोला गया है ए चार्ज वेदर स्टेशनरी। जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है। ऑप्शन कहां पे है? इफ रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट एजर्सन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एम्स 2009 में पूछा गया है। क्लास 12 के कॉन्सेप्ट पे एम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कम ही पढ़ना है बट सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, क्योंकि आगे हम लोग का ही काम आएगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए अभी।
तो अभी तक हम लोग जितना भी सारा कंसेप्ट पढ़े उस पे तो एक ही क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएसएल, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या पढ़ेंगे, बीएसएल, बायोट-सेवर्ट लॉ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सारे दोनों लेक्चर को आप लोग रिवीजन करके आइएगा। 3rd लेक्चर में जब हम उसको पढ़ाएंगे तो आप लोग जितनी भी सारे कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आगे आने वाले समय में क्या होगा, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। जैसे कि ये क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है, एम्स का है ना, 2009 में पूछा गया है। क्या क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है ना, सोर्सेस एंड फील्ड क्या है, मैग्नेटिज्म, क्लास 12 का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो जेई नीट में पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम लोग अगले लेक्चर में बता ही दिए क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स पढ़ेंगे उसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएसएल। तो टेक केयर, इसको नोट कीजिए।